अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की 2 घंटे जाती उम्रा में मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ मामलात पर बात की गई है। ये जानने की कोशिश करेंगे किन पहलुओं पर किन मामलात पर बात की गई है। साथ ही साथ बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इस दौरे के दौरान किन मामलात पर वो बात करेंगे और क्या ईरान अमरीका वॉर से मुतालिक कोई बड़ी डेवलपमेंट या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मकतूल मीर रज़ा के हवाले से तहकीकाती टीम ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। सिम जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उनके पास है और कोशिश की जा रही है व्हाट्सएप का जो डेटा है वो रिकवर करने की। अब तक क्या इंकशाफात हो सके हैं जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ज़िला सजावल में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है। इलाके में पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी भी साबित हुई है। एक्सप्लोरेशन के हवाले से टीम्स क्या काम कर रही हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकेगा इन फ्यूचर, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जाती उम्रा में एक अहम मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज़ शरीफ के दरमियान। इस मुलाकात में किन मामलात पर बातचीत की गई है इमरान साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप जानते हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई है PTI की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नामजद भी हैं और फिर ये मीटिंग 2 घंटे तक रही। किन किन मामलात पर बात हुई है? देखें ज़ैनब, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के क्योंकि सरबराह भी हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो उन्हें सिर्फ अपने बड़े भाई का दर्जा ही नहीं देते बल्कि वो उन्हें अपना लीडर भी हमेशा करार देते हैं। तो आप देखें जब भी वो लाहौर आते हैं तो शायद ही कोई हफ्ता ऐसा हो कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जाके जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ना करें। उस मुलाकात में ये भी एक रूटीन की मुलाकात थी, इसको कोई अनयूजुअल मुलाकात आप नहीं कह सकते। उस मुलाकात में अलबत्ता हमारे वाकफ़ान हाल का ये कहना है कि मौजूदा जो सारी सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा सबसे ख़ास तौर पे जो बानी PTI इमरान खान साहब का मामला है कि उन्हें अल-शिफा की जगह पिम्स में क्यों ले जाया गया, क्या मुहर्रकात थे, क्या मामला थे, फिर क्या कानूनी पहलू क्या बनते हैं जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाई गई है उस हवाले से, और ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई। उसके अलावा फिर अमेरिका ईरान जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे मक्का अकॉर्ड के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है और बहुत सारे मुल्क जो उसमें शामिल होना चाहते हैं, इन सब के हवाले से आज जो है ना इस मुलाकात में जो 2 घंटे के करीब जारी रही उसमें सारी ये जो पहलू हैं वो ज़ेरे गौर हुए और मियाँ नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म ने इन सब अमूर पे रहनुमाई ली है। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे कि बड़े अहम मामला थे जिन पर बात हुई है, मोहसिन नकवी के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि PTI ने मोहसिन नकवी साहब को दरख्वास्त में नामजद क्यों नहीं किया। क्या लगता है इनके दरमियान का मामला कोई बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, गुजारिश ये है कि इस पे तो इंतज़ार पे जोता साहब जो है उनका ट्वीट अगर आपने देखा हो X पे उन्होंने कर दिया कि क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऐसी बात ही नहीं की इसलिए हमने उनका नाम नहीं दिया। देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो इस वक्त इस जगह पे खड़े हैं कि जहां मैं ज़ाती तौर पे एक बात समझता हूं, जितना मैं मोहसिन नकवी साहब को जानता हूं, मोहसिन नकवी साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, मेहरबान हैं, हमने बड़ा इकट्ठे वक्त गुजारा है। मोहसिन नकवी कभी भी बिट्रे नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। वो सियासत में जिस तरह से भी हैं आपको उनके साथ 1001 इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो कभी भी इस तरह से बिट्रे नहीं करेंगे और ना ही वो इस वक्त ऐसे मुकाम पे हैं कि वो एकदम से जाके PTI के साथ मिल जाएं। अलबत्ता वो ये ज़रूर किरदार अदा कर सकते हैं कि अगर उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए इस बात की कि वो PTI के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ताल्लुकात में बेहतरी ला सकें तो उनमें ये ज़रूर क्वालिटी है कि वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, इस वक्त सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं जो बाज़-औक़ात तो ज़ाहिर है सच पर मबनी भी हो सकती हैं, बाज़-औक़ात महाज़राई भी हो सकती है। ये भी खबरें आ रही हैं कि PDM की तर्ज का कोई अलाइंस बनने जा रहा है। क्या लगता है इस पर? आपको लगता है कि PTI का कोई ऐसा कोई अलाइंस बन सकता है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी अब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं 20 लाख के हम 40 लाख लोग लेकर आएंगे। मैं तो ये समझता हूँ ज़ैनब कि कुछ और हो या ना हो, ये सवाल करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आ जाती है। नहीं अच्छी ओहो ये अच्छी बात है। देखें चलें किसी बहाने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, बाकी ये वो कहते हैं ना दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
तो ये ख्याल बड़ा अच्छा है, लेकिन फिलहाल जो बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो खबरें आ रही हैं अभी इस किस्म की। ओहो, खबरें जो भी हैं, हाँ। लेकिन फिलहाल मुझे कोई इस तरह की आसानी नजर नहीं आ रही। हाँ, अच्छा इमरान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, अब आपको लगता है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात इस किस्म के सामने आ सकते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट्स के बाद? कुछ नहीं, ये पिंग पोंग है, ये मामूली काम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर आ रही है, उस पर भी आपकी रहनुमाई चाहते हैं इमरान साहब। ये भी खबरें आ रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अपनी सदारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस किस्म की भी हम सुन रहे हैं कि इख्तलाफात शायद इस हद तक बढ़ गए हैं कि नहीं, इख्तलाफात कोई नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त, मैंने कल भी आपसे एक प्रोग्राम में बात की थी, आज मैं फिर दोहरा देता हूं, मुस्लिम लीग नून ये सूबों के मामले में अगर कोई पार्टी सबसे अच्छा खेली है तो वो मुस्लिम लीग नून है। अच्छा। देखिए मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, वो खामोशी इख्तियार की है। खामोशी को नीम रजामंदी समझा जाता है। वो कहते हैं जी अच्छा जी, जो सब राजी हैं तो हम भी राजी हैं, अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं, हम छोटे सूबे बनाने के लिए बिल्कुल राजी हैं, तैयार हैं, हमें कोई इतराज़ ही नहीं है। अब मसला पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है पहले पीपल्स पार्टी सर दे। अब पीपल्स पार्टी जो है वो ये मामला है कि पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं करती। अगर कराची पीपल्स पार्टी से चला जाए तो सिंध में बाकी बच्चा क्या खोखा, उसका उन्होंने क्या करना है। देखिए ना, मामला ये है सारा। अब पीपल्स पार्टी जो है उसको जो प्लस पॉइंट है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि इस मामले में ये शायद वाहिद इशू है जिसमें पूरे अब सिंधी अवाम उनके साथ खड़े हैं। अब ये जो मामला है, क्या पीपल्स पार्टी राजी हो जाती है? अब जरदारी साहब जो हैं ये एक अपनी धुन के पक्के हैं। अगर जरदारी साहब ये फैसला कर लेते हैं कि जी हमने सूबे नहीं देने, वो कहते हैं ना मरसों वो नारा लगाते हैं। जरदारी साहब का एक नारा जो है ना वो पाकिस्तान पे एहसान है। जब बीबी शहीद हुई थी 27 दिसंबर 2007 को, तो उसके बाद वो नारा उन्होंने कहा था खपे खपे पाकिस्तान खपेगा। तो वो उसी तरह आप देखें जरदारी साहब, अब जो मामला है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जरदारी साहब जो हैं फ़िलहाल वो इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम ताकतवर हलकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे लिए सदारत की अहमियत नहीं है। अच्छा, मैं छोड़ दूंगा। उसकी वजह है कि सदारत किस वजह से है? सियासत की वजह से। अगर उनकी सियासत ही नहीं बचेगी तो उन्हें कौन सदारत देगा? लेकिन अगर इस वक्त मोहसिन नकवी साहब या ताकतवर लोग उनको राजी कर लेते हैं तो फिर सब देखते हैं फिर आने वाले टाइम में सियासी मैदान में क्या बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान के दौरे पर जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दौरे का मकसद पाक ईरान दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाना बताया गया है। लेकिन जाहिर है कि ईरान अमरीका जंग के मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक, दिफाई तज्जियाकार हैं। एजाज महमूद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप कल का दौरा और क्या समझते हैं मुज़ाकरात के हवाले से क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है अमेरिका ईरान के दरमियान? बहुत शुक्रिया। यकीनन ये फील्ड मार्शल साहब का दौरा इंतहाई सिग्निफिकेंट है, अहम है, क्योंकि ईरान अमेरिका की जो जंग है वो और उसके अंदर न सिर्फ ये कि एक शिद्दत है बल्कि बयानबाजी और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिशों को सबोटाज करने वाले जो कुंदो तेज बयान हैं वो बड़ा एक मनफी रोल अदा कर रहे हैं। तो इस दौरान टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने के लिए और ईरानी क़यादत को बदलती हुई सूरत हाल में एतमाद में लेने के लिए मेरे ख्याल में ये दौरा बहुत अहम है। और इसमें ना सिर्फ ये कि ये जब से ये ईरान के साथ हमारे ये ताल्लुकात में एक नया चैप्टर आया है जंग के दिनों में, उसमें पाकिस्तान की क़यादत और बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार है। मलिक साहब, आपको और आपको को याद होगा कि वो जंग के दिनों में भी वो तेहरान में जाके जो है वो अपना किरदार अदा करते रहे।
मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ईरान ने जो उसके कतर में गिरफ्तार ईरानी पायलट्स हैं उनकी बिगड़ती हुई सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से ये अपील भी की है कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इन पायलट्स को जल्द अज जल्द ईरान मुंतकिल किया जाए। आप क्योंकि ख़ुद भी एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप ये फरमाइएगा कि एक तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या ईरान का ये मुतालबा पूरा होता नज़र आता है, और दूसरा आलमी इस हवाले से कोड क्या है सर? देखिए, इसके ये बड़ा यानी इसमें बड़ा एक स्टैंडर्ड इसके तरीकाकार है। कन्वेंशंस हैं इसके ऊपर इंटरनेशनल, और उसके मुताबिक कोई भी फौजी जो दूसरे मुल्क में ऑपरेशंस के दौरान अगर वो ज़ख्मी होता है या पकड़ा जाता है, तो रेड क्रॉस कन्वेंशन के मुताबिक, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसका स्टेटस जो है वो एक जंगी कैदी का है, और उसको अल्टीमेटली वापस करना ही जो है वो मरवजा कानून के मुताबिक कंपल्शन होती है। लेकिन इस हालात में अगर उनकी सेहत के बारे में कोई कंसर्न शो किए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ कतर में भी दुनिया की बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो पहले तो उनका ये बिल्कुल बुनियादी हक है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कि उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, और फिर बाहमी जो है मुज़ाकरात के ज़रिए। देखिए, ये अमूमन इस तरह जो तबादला किया जाता है कैदियों का, या यकतरफा तौर पे वापस किए जाते हैं, ये कवानीन तो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ये एक खैर सगाली के जज्बे के तौर पे अच्छा सर, जो ये कार्रवाई की। मलिक साहब ये फरमाइएगा सर ये फरमाइए। जी जी सर, आप बात मुकम्मल कर। जी, मैं ये कह रहा था, आपको याद होगा कि हमने जब 2019 में भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर किया था उसका जहाज शूट करने के बाद, तो हमने उसको बड़ी अच्छी तरह रखा, और उसके बाद हमने उनको अपने तौर पे वापस कर दिया। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमने अपने तौर पे खैर सगाली के जज्बात के लिए वापस किया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने इंकशाफ किया है कि ईरानी हैकर्स ने गुज़श्ता माह अपनी नवीयत के पहले साइबर अटैक में सर एक बरतानवी पावर प्लांट को 4 दिन तक के लिए बंद कर दिया। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है, एक तो ये कि ये पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी ऐसी तंसीब को बंद करने में कामयाब हुए। सर, इस कामयाबी पे आप क्या कहेंगे, और क्या ईरान और यूरोप जो है उसकी ये सर साइबर वार तेज़ होती नज़र आती है आपको? देखिए, हालिया दिनों में एक तब्दीली ये आई है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। उनके एक सीनियर ब्रिगेडियर जनरल साहब ने ये बयान भी दिया कि हमने अपनी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन चेंज की है, कि पहले हम प्योरली डिफेंसिव अंदाज में लड़ रहे थे, अब हम प्रोएक्टिव ऑपरेशंस भी करेंगे। एक तो ये बयान है। दूसरे एक तब्दीली ये सुनने में और देखने में आई कि उन्होंने इससे पेशतर पूरी जंग के दौरान गल्फ की रियासतों में मौजूद अमेरिकन एसेट सैटेलाइट बेसिस को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन अब उन्होंने दावा किया कि अब अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसमें यूरोप में मौजूद अमेरिकन सैटेलाइट्स को भी हम निशाना बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये एक मेजर शिफ्ट है कि वो ये समझते हैं सर ये दबाव बढ़ाने के लिए हमें यूरोप का रुख करना पड़ेगा। सर, अमरीकी और जो यूरोपियन तज्जियाकार हैं उनका ये मानना है कि ये सारा जो मामला है इस पे चीन दरपर्दा ईरान की सपोर्ट कर रहा है, और चीन ने ईरान को ये सारी टेक्नोलॉजी फराहम की है जिसके ज़रिए से ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? देखिए, इस चीज़ के अमकान को तो रद्द नहीं किया जा सकता,
क्योंकि एक तो चीन और ईरान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हैं। चीन एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है एनर्जी रिसोर्सेज का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ईरान से, और इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो इस तनाजुर में, और फिर इसमें आप एक और फिल्टर या एक और एंगल आप उसमें ये लगाइए कि चीन डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं आते अपनी पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए या उसको जो है नीचा दिखाने के लिए अगर वो अपने किसी दोस्त मुल्क की मदद करते हैं तो वो इसमें हक बजानब है। अच्छा मलिक साहब, और फिर मलिक साहब ये फरमाइएगा सर, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि इसराइल ने जो शाम पे हमला किया है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसराइल और तुर्किया की जंग जो है उसमें मैदान जंग शाम बनेगा। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, तुर्किया का जाहिर है अपना बॉर्डर तो इसराइल के साथ नहीं लगता, और सीरिया की जो सूरत हाल है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है तुर्किया को, क्योंकि वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे अगर हालात ख़राब हैं जैसा कि काफ़ी अर्सा हो गया है, तो वहाँ पे सीरियन जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है तुर्किया में, जो उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके सोशल इश्यूज़ के वो काफ़ी एडवर्सली वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो और ये सारे मामला जो हैं उसमें यकीनन वो उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हैं जो सीरिया में है, और जाहिर है फिर उसमें डायरेक्ट जो लेकिन सर कह लीजिए बनता है। लेकिन सर मिडिल ईस्ट की जो बदलती हुई सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मक्का अकॉर्ड के बाद अब पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का जो मुआहदा भी हुआ है, शाम ने भी कल इसमें शमूलियत का इंदिया जाहिर किया है, और भी बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल हो रहे हैं। ये भी खबरें आ रही कि बांग्लादेश भी आ सकता है इस मुआहदे में। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस मुआहदे के बाद अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी इसमें अपना कोई पॉजिटिव रोल अदा करेगा? देखिए, पाकिस्तान अपना रोल तो अदा करेगा, लेकिन उसमें किस हद तक वो काइनेटिक या फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ये अभी इसका तायुन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये ट्राई पार्टी ये जो एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है, ये इसकी अभी वर्किंग मोडेलिटीज़ और वो बाकी सारा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जो है वो अभी तक बनना है और अभी वो पब्लिक नहीं हुआ। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, अगरचे बांग्लादेश मिडल ईस्ट में जाहिर है वो डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन बांग्लादेश का सऊदी अरब के साथ एक बड़ा मुआशी जो है वाबस्तगी है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जो डायस्पोरा है, वर्क फोर्स है, वो सऊदीया में काम करती है। तो फिर दूसरा एंगल जो है बांग्लादेश के हवाले से वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो जिस तरह अपने अतराफ में घिरा हुआ है भारत से, तो वो उस चीज़ को भी उन्होंने बैलेंस आउट करना है, क्योंकि माजी में उनके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जो है हसीना वाजिद की हुकूमत के जाने के बाद और नए वहाँ पे सियासी जो ढांचा बना है उसमें अब वहाँ पे भारत मुखालिफ जज्बात ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल एजाज भी मलिक साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब जाहिर है ये जो हमारा एक डिफेंस मुआहदा हुआ है, सऊदी अरब है, तुर्किया और मज़ीद ममालिक भी ख्वाहिश इसका इजहार कर रहे हैं कि वो आ सकते हैं इसमें, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, उस पर भी आपकी रहनुमाई जानना चाहेंगे। पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान, जो सऊदी अरब, इन तीनों के दरमियान जो मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं, ये भी खबरें सामने आ रही हैं, इस पर बताइएगा। देखिए, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये तो पहले भी होती थी, और ये बायलैटरली भी हमारी होती हैं और मल्टीनेशनल भी होती हैं।
क्योंकि हमारे सऊदी अरब से बहुत देरीना ताल्लुकात हैं मिलिट्री टू मिलिट्री डोमेन में। उनके ऑफिसर्स, उनके एयरमैन, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों सर्विसेज के वो पाकिस्तान में जो है तरबियत हासिल करते हैं बड़े रेगुलरली। इसी तरह तुर्किया के साथ हमारा बड़ा क्लोज इंटरेक्शन है। फिर तुर्किया के साथ तो हमारा डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ताउन है। तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं इनका मेन मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना और दोस्त ममालिक में बिलखुसूस, जैसा कि अब ये तीनों मुल्क जो हैं वो एक मरबूत दिफाई निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं, तो आपस में इंटरऑपरेबिलिटी पैदा करनी जो होती है कि किस तरह अगर उनके एसेट्स एक दूसरे के मुल्कों में डिप्लॉयड हों, किसी थिएटर में दोनों इकट्ठे एम्प्लॉय हों, तो वो आपस में किस तरह सिनर्जी के साथ, किस तरह यकसुई के साथ मिल के अपने जो कॉमन दुश्मन है उनके खिलाफ वो कैसे अपनी फोर्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस बड़ी दूर रास्त नतीजे होते हैं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या मकतूल मीर रजा की मोबाइल सिम का व्हाट्सएप बैकअप डाटा कातिलों तक पहुंचा देगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मीर रजा कत्ल केस के हवाले से तहकीकाती टीम ने मज़ीद इंकशाफात किए हैं। तहकीकाती टीम की जानिब से कहा जा रहा है कि मीर रजा ने आखिर 12 घंटे कहाँ गुजारे, किन किन से मुलाकातें की, इस हवाले से जो है कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं एंड एनालिस्ट हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस केस के हवाले से बताइएगा तहकीकाती टीम अब तक क्या सामने ला सकी है? देखिए, अगर इसका जवाब मैं ये दूं कि वो जीरो पर है तो गलत ना होगा। स्टिल जो है वो उनके पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि जनाब वो किसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई क्लू मिल गया है और उस क्लू के ऊपर जो है वो आगे बढ़ के जल्द मुल्जिमान तक, कातिलों तक पहुंच जाएंगे। अभी तक जो है वो परेशानी उनकी ये है कि जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो एक तरफ कहते हैं कि जनाब ये जो है कत्ल है, क्योंकि जो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है उसमें रेजिड्यू दोनों हाथों पे आना, शर्ट के ऊपर जो है वो पीछे से सुराख होना, दोनों जगह जो है वो उसका गन शॉट पाउडर का पाया जाना और दीगर चीजें जो है वो इस बात को कह रही हैं कि जनाब ये कत्ल है। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इस इलाके में जो भी शवाहिद वो सर्कमस्टेंशियल शवाहिद हासिल कर सकते हैं, एविडेंस हासिल कर सकते थे, वो नहीं है, वो जाया हो चुके हैं। चूंकि इस तरह का कोई सबूत नहीं है जिसके बुनियाद पर वो आगे बढ़े, तो अब सिर्फ फोरेंसिक की बुनियाद पर अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन वो उन पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उसमें तजाद पाए गए हैं। पहली रिपोर्ट में तजाद पाए गए हैं। तो अब जो है वो कमेटी ये चाह रही है, टीम ये चाह रही है, सॉरी अपना इमरान साहब मैं जुमला में पूरा कर दूं, कमेटी अब ये चाह रही है बेसिकली कि जो केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट में तजाद पाए गए हैं इसके ऊपर भी कोई एक माहिरीन का बोर्ड बना दिया जाए जो इन तजाद को क्लियर करे और ताकि वो आगे बढ़ने में उन्हें कोई मदद मिल सके। अच्छा फ़हीम, पाकिस्तान में होता ये है कि हमने तो हमेशा देखा है कि जिस भी केस में कमेटी बैठ जाती है या बोर्ड बन जाता है तो उसका कमेटी बढ़े तो होता है कमेटी डल गई है, बोर्ड बन जाए तो पट्ठा ही बह जाता है, वो उसका कभी रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन मामला ये है कि वो बड़ा शोर था कि जी सिम मिल गई। अब मामला ये है कि मोबाइल की सिम भी मिल गई, इसका डाटा बहाल ये कर पाए अभी तक या नहीं। दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं कि व्हाट्सएप का डाटा बहाल हो गया तो वाकई उससे कोई मदद मिलेगी? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी डेटा है इस वक्त वो तो पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है मोबाइल वहां गया हुआ है, सिम अगर मिल भी जाती है और उससे आप किसी हद तक जो है वो व्हाट्सएप रिट्रीव भी कर लेते हैं तो भी कोई बहुत कामयाबी इसलिए नहीं हो पाएगी इन्हें कि वो चीज़ें डिलीट हुई भी नज़र आ रही हैं। हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मीर रजा ने घर से निकलने से पहले डिलीट कर दी थी। तो जो टाइमलाइन बनाने की कोशिश है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि जनाब इतने बजे उसने फेसबुक डिलीट किया, इतने बजे व्हाट्सएप डिलीट किया, इतने बजे मंगेतर जो है वो मैसेजेस कर रही थी, इतने बजे फाइंड माई ऐप डिलीट किया। ये जो एक टाइमलाइन है इसको बनाने में शायद व्हाट्सएप से जो है कोई मदद मिल जाए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि अभी एप्पल आईफोन वो नहीं खुल सका है,
घड़ी फॉरेंसिक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजी गई है, वहां से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। एनसीसीआई को जब आपने राब्ता किया कि वो इसके बाइनांस के क्रिप्टो के अकाउंट्स के हवाले से कोई डिटेल्स दे सकें, उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कंक्लूड जिसकी बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़े। अच्छा, और अगर इमरान मैं यहाँ पर ये बात कहूँ ना तो शायद गलत नहीं होगा जी जी, कि मुझे तो ये केस जो है ना वो मुस्तकबिल में एक क्लास होता नजर आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत पे भी बहुत दबाव है इस केस का, इसलिए अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का जो हुक्म दिया है, और ये कहा जा रहा है कि अब हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज जो हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे। तो क्या समझते हैं कि उस हाजिर सर्विस जज की मौजूदगी में आप समझते हैं उनकी सरबराही में तहकीकात वाकई ही सही सिमत में जाएंगी और पुलिस जो है वाकई ही पुलिसिंग करती नजर आएगी? इमरान, आपको भी दहाइयां बीत गई हैं दश्ते सहाफत की सयाहत में, और आपने खुद कहा जहाँ कमेटी जहाँ बोर्ड्स बन जाए, कमीशंस का भी यही हाल है। महमूदुर रहमान कमीशन से आ जाए तो बहुत सारे कमीशन बने हैं लेकिन रिजल्ट्स कहीं भी नहीं है। देखिए, करना किसने है? पुलिस ने करना है ना। और पुलिस अगर मदद लेना चाहे तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद ले सकती है, लेकिन इसमें मदद क्या लें? आपने जो इब्तिदाई शवाहिद थे वो ज़ाया कर दिए। देखिए, जो इलाके से आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकती थी वो जितने अरसे में आपने हासिल करनी थी उस अरसे में आपने हासिल नहीं की, वो ओवरलैप हो गई। उनके पास अब डेटा नहीं है, 28 का 29 जुलाई का डेटा नहीं है, आपको नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें। अगर आपको एक डाउट ये था कि जनाब वहाँ पे जो असला पड़ा हुआ था, जो उसका पिस्टल था, वो मुमकिन तौर पर जो है वो एक जो वहाँ से कचरा चुनने वाला है वो लेकर चला गया है, आप आज तक उस कचरा चुनने वाले को नहीं तलाश कर सके हैं। तो वेपन भी आपके पास नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि जनाब ये उसी का वेपन था। बहुत से लूप होल्स हैं और ऐसा लग रहा है कि इसमें कई अनासिर इन्वॉल्व हो सकते हैं जिस वजह से अभी तक इस मर्डर का सुराग लगाया नहीं जा सक रहा। मुझे ये बताइएगा कि ये भी खबरें आ रही है कि फैमिली को जो सिक्योरिटी दी गई थी वो भी अचानक वापस ले ली गई है, और फैमिली ये भी कह रही है कि हमें कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो पीछा करती हैं हमारा। तो क्या लगता है जो मशकूक गाड़ियाँ हैं ये किसकी हैं, और फैमिली से सिक्योरिटी अचानक क्यों वापस ली गई है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो कल सामने आई थी, और इसके बाद जो है मैंने पुलिस हुक्काम से बात भी की, तो उनका ये कहना है कि जिस गाड़ी की निशानदेही की गई थी उस गाड़ी के जो भी सवार थे उन्होंने तलाश कर लिया था। वो इलाके में ही एक रेस्टोरेंट में जो है वो खाना खाने जा रहे थे, और ये इनकी फैमिली का जो है एक यूं कह लीजिए कि उन्होंने इसे समझ लिया कि वो उनका पीछा कर रहे थे। उस गाड़ी के जो कार सवार हैं उनका पूरा डेटा पुलिस ने हासिल किया है, उनकी रूटीन हासिल की है, उनका कारोबार भी उसी इलाके में है, और वो जिस रेस्टोरेंट में आमतौर पर जाकर खाना खाते थे वो भी जो है डेटा और रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुका है। तो डेफिनेटली जो है वो फैमिली है उसे इस बात का खतरा जरूर है कि कोई उन्हें फॉलो कर सकता है, लेकिन कोई चीज अभी तक कंक्लूड नहीं है कि जनाब कोई ऐसी ही चीज जो है हुई है पिछले चंद दिनों में जिसकी जानिब उनका इशारा है। फ़हीम, डीआईजी आमिर फारूकी को आप ज़ाती तौर पे जानते हैं, आपका उनसे एक ताल्लुक भी है, कोई ऐसी बात जो उनसे आपकी बात पर्सनल हुई और उन्होंने आपको इस केस के बारे में बताया हो, क्या आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं उनसे, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। असल वो यही है कि उन्हें इस वक्त तक इस बात में शदीद मुश्किलात का सामना है कि वो कोई क्लू लेकर उसके पीछे चल सकें, कोई लीड मिल जाए जिसके जरिए जो है वो आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस वक्त यही है, क्योंकि शुरू में इस वाक़े को यानी फ़हीम, हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अभी तक ये जो मीर अली रज़ा केस है इसमें पुलिस 0/0 है, इसे कोई क्लू नहीं मिल सका। 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, कमेटी को बने हुए भी 2 हफ्ते हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं और ये 9 अगस्त को ये कमेटी बनी थी, कुछ हासिल नहीं कर सकी है अभी तक एक तफ्तीशी टीम, कुछ है ही नहीं तो कहां से लाए। यानी सिचुएशन वो आ गई है कि वो जिस जानिब भी आगे बढ़ते हैं वहां जाके उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है। ये इस वक्त सिचुएशन है। ये कहते हैं कि जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन होती है ना पुलिस की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर इब्तदाई तौर पर इस पे काम हो जाता तो शायद वो बड़ा बेहतर होता, लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब जिस तरह मर्जी करके बोर्ड भी बना लें, जुडिशल कमीशन भी बना लें, अब तो उनका फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। इब्तदाई काम तो पुलिस का ही था, अगर वो कर सकती तो शायद इसमें कुछ हमें सुराग मिल जाता। आप 100% दुरुस्त हैं, और यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं जब से ये केस सामने आया है कि आपने शुरू में इसे खुदकुशी समझा,
एक लाश को आपने जो है वो हीरोइनची की लाश समझा, नशे के आदि शख्स की लाश समझा, उसी तरह इसे ट्रीट किया और ट्रीट करते चले गए। आपकी यानी मुझे ये बात जो है वो पता चली थी कि जिस वक्त लाश कोई भी मौके से मिलती है तो इमरान भी बखूबी जानते हैं कि 174 की कार्रवाई की जाती है बिल्कुल। कि, लेकिन जो 174 की कार्रवाई हुई है वो मौके से ही वो लिखकर पुलिस ऑफिसर लेकर गया है अस्पताल के जनाब ये खुदकुशी है, और उसी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया जनाब एमएलओ साहब ने। और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ एमएलओज तो नहीं करते पोस्टमार्टम, वो तो भंगी करते हैं जो मुर्दा खाने में मौजूद होते हैं। वो बताते हैं जनाब ये जख्म का ये साइज है, वही सर खोलते हैं, वही सीने पे चीरा लगाते हैं और जाके एमएलओ को बता देते हैं। एमएलओ अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी रिपोर्ट बना देता है। यही पहली रिपोर्ट में हुआ, और उस पहली रिपोर्ट के बाद जब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई तो वही एमएलओ साहब जो है अब लिख रहे हैं कि नहीं जी इसमें तो खुदकुशी का कोई इम्कान है ही नहीं, इसे रद्द किया जाता है। तो आपने पहले कैसे दे दिया था कि खुदकुशी है? तो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन सिंध पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये केस जो है मजीद पेचीदा होता जा रहा है, वजह से शायद कातिल का सुराग लगाना भी काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे मादनी वसाइल को मुआशी कदर में तब्दील करने के लिए मरबूत पॉलिसी नागुज़ीर हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध के ज़िला सजावल में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। इस हवाले से एक अहम और इसको बड़ी पेशरफ समझा जा रहा है क्योंकि इस दरियाफ्त से इलाके में पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी साबित हुई है। किस तरह से इससे फ़ायदा लिया जा सकेगा, अब्दुल हनान जियो साइंटिस्ट एंड ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सिंध के ज़िला सजावल में जो गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, इस ज़ख़ीरे के बाद हम तवानाई की कितनी हद तक ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें जो साउथ ईस्ट कराची का जो एरिया है, सजावल ब्लॉक एक बहुत पुराना ब्लॉक है जिसमें पीपीएल OGDCL ने काफ़ी वेल्स ड्रिल किए हैं और एक ये मैच्योर बेसन है। और होता ये है कि जब हम वेल ड्रिल करते हैं तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जहाँ पे हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और ये काफ़ी डीप वेल है। सिंध के इलाके के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तकरीबन 2500 से 3000 मीटर के करीब इसकी जो टोटल ड्रिलिंग डेप्थ है 3800 मीटर के करीब, और जुरासिक एज का लाइमस्टोन है, चिल्ता लाइमस्टोन, और इसमें गैस भी मौजूद है और एक गैस अच्छी BTU में है और इसी फॉर्मेशन में काफी इलाकों के अंदर भी गैस मौजूद है। ये छोटी छोटी डिस्कवरीज हैं जो कि नए प्रोस्पेक्ट्स को उनके लिए नई राह हमवार करती हैं, लेकिन जो वक्त की जरूरत है हमें एक मेजर बिग डिस्कवरी चाहिए और उस बिग डिस्कवरी को पाया तकमील तक हासिल करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है कि कंपनीज इंडिजीनियसली एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है, हमें आए रोज़ कोई ना कोई जो छोटी छोटी डिस्कवरीज मिलती हैं। ये इस लिहाज से खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी अच्छी है। हम जितने वेल ड्रिल करते हैं तो 1:3 अराउंड सक्सेस रेशियो है हमारे वेल्स की। तो ये जो सिंध में सजावल ब्लॉक की डिस्कवरी है डेफिनेटली ये टोटल हमारा जो डेली प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड है उसको तो पूरा नहीं कर सकता। अब्दुल हनान साहब यहाँ पे ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जो नए ज़ीरे की दरियाफ्त हुई है इससे ये तो साबित हुआ है कि पेट्रोलियम सिस्टम यहाँ मौजूद है। तो क्या आप समझते हैं कि सिंध के दलदली इलाके में नए एक्सप्लोरेशन के इम्कानात बढ़ गए हैं इसके बाद? बिल्कुल। देखें इमरान साहब, आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो ऑफशोर वेल में 23 ब्लॉक ऑक्शन किए वो इस प्रिंसिपल को देखते हुए किए हैं कि सजावल ब्लॉक बिल्कुल इस मार्शी एरिया के साथ है और यहाँ पे दो तरह के सिस्टम है। एक तो हमारा दरिया सिंध है, इसको हम जियोलॉजिकल डेल्टास कहते हैं। तो ग्लोबली दुनिया में जहाँ जहाँ पे डेल्टा सैंड्स होती हैं तो वहाँ पे अच्छा कंप्लीट पेट्रोलियम सिस्टम पाया जाता है। और पाकिस्तान में ऑलरेडी केकड़ा 1 वेल से पहले 17 वेल ऑफशोर में भी ड्रिल हुए में पेट्रोलियम सिस्टम हमारा मौजूद है, सोर्स रॉक भी मौजूद है, रेजर्वायर रॉक भी मौजूद है और जो गैसेस की प्रेजेंस है। अब असल टारगेट होता है ट्रैप को ढूंढना। तो पेट्रोलियम सिस्टम यहाँ पे मुकम्मल मौजूद है, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल के अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है वो ये होता है कि
बिग साइज ऑफ डिस्कवरी को टारगेट किया जाए, जिसके लिए जो कंपनीज हैं ऑफशोर वेसल्स का यूज करती हैं, जैसे टर्किश कंपनी पाकिस्तान में अब आ रही है, वो पूरे उस रीजन की ऑफशोर साइस्मिक एक्सप्लोरेशन करेगी। तो बिग प्रॉस्पेक्ट को ढूंढने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी डिस्कवरीज जो हैं ये फायदा देती हैं और ये लिंक अप करके एक बिगर डिस्कवरी को अनाउंस करती हैं। अब्दुल्ला नान साहब, यहाँ एक इशू जो है उस पर मैं समझता हूँ पूरी कौम ही इस का जवाब चाहती है कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब जो कि बड़े काबिल आदमी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के वसी मादनी वसाइल को तवील मुद्दती मुआशी कदर में तब्दील करने के लिए मरबूत कौमी मादनी पॉलिसी नागजीर है। मुझे सर ये समझा दें कि ये हमारे हुक्मरान सिर्फ ये हमें इसकी अफादियत ही बताते रहेंगे, नागजीर ही करार देते रहेंगे, या अमलन हमें कुछ करके भी दिखाएंगे? क्या आप नहीं समझते कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम इसमें कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मैं इसमें इस चीज को ऐसे स्टार्ट करूंगा इमरान साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उतने आसान नहीं है जिस तरह हम बाकी मादनियात को लेते हैं। और देखें दुनिया में तो क्रिटिकल मिनरल्स 2018 से प्रॉपर इनकी माइनिंग और इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। उससे पहले तो इस पे इतना जोर ही नहीं दिया जाता था। पाकिस्तान में मादनियात का शोबा ही 2022 के बाद प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, जब यहाँ पे फर्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम स्टार्ट हुआ था और 2025 में सेकंड हुआ। तो पॉलिसी बनाना, पॉलिसी की स्टेटमेंट जो है ना, ये मैं भी बहुत सी पॉलिसीज का पार्ट रहा हूँ, लेकिन ग्लोबली इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं आती। रेयर अर्थ मिनरल्स का मौजूद होना और पॉलिसी को डिक्लाइन करना, जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे एक ही जदोजहद से काम नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि सिंक्रोनस एनर्जी नहीं लगाएंगे, तो वक्त गुजरता जाएगा और हम प्रोग्राम्स में आके बातें करते जाएंगे लेकिन फायदा नहीं होगा। बिल्कुल कुछ इकदाम करने की जरूरत है अब्दुल्ला नान साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा ये बताइएगा, कीमती पत्थरों के हवाले से, इसके फरोग के हवाले से बड़ा काम किया जा रहा है और इवन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी इस पर जोर दिया गया कि आलमी मंडियों में मजबूत मेड इन पाकिस्तान ब्रांड मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। इस वक्त बताया जा रहा है कि कोयटा में कीमती पत्थरों के शोबे के लिए खसूसी तरबियती मरकज़ जल्द कायम किए जाएंगे। फिर यह भी कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद में कीमती पत्थरों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। ये इकदाम कौमी मईशत के लिए कितने आपको लगता है मुफीद साबित हो सकते हैं? देखिए जी, जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन है मिस्टर हारून अख्तर साहब, इन्होंने लास्ट थर्सडे को एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज की थी जिसमें इन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। और इस कुछ महीने पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के अंडर पाकिस्तान जेमस्टोन पॉलिसी भी मुतारफ कराई थी। अब इसमें जानब ये है कि बेसिकली हमारी जो मादनियात है प्रोविंशियल कमोडिटी है, और इस प्रोविंसेस में जब तक हम उनको 100% एक्सेस नहीं देंगे, जो भी माइन ऑनर्स हैं उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये सारे पेपर वर्क है। क्योंकि बहुत सी ऐसी माइनिंग साइट है जहां पे, मैं जेमस्टोन की टिपिकल बात करूं, जो कि बहुत ऊंचा बुलंद पहाड़ों पे है, वो कोयटा हो, कश्मीर हो, जीपी हो, चित्राल हो, वहां पे इनको निकालना, टेक्नोलॉजी का फुकदान होना, जब तक जेमस्टोन ही नहीं होंगे तो हम पॉलिसी बना के क्या करेंगे। तो ये बड़ी सी खुशाइन बात है कि अगर हम इस डिपार्टमेंट को सिस्टमेटाइज करेंगे, जिसमें जो मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने ये कहा था कि हम डिजिटाइजेशन और मैपिंग रिसोर्स करेंगे, खसूसन HR कोड को मुतारिफ कराया जाएगा, मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप होगी। और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट है जो ग्लोबल मॉडल है, जिसमें श्रीलंका है, ईरान है, थाईलैंड है, इन मॉडल्स को अडॉप्ट किया जाएगा। तो अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट होती है, लेकिन ये देखें पॉलिसी बन जाएगी, जेमस्टोन कहाँ से आएंगे, जेमस्टोन को प्रॉपर्टी कहाँ से चलेगी। अब्दुल्ला नान साहब, अमेरिकी कौंसल जनरल जो है लाहौर में, उन्होंने ये कहा है कि रेकोडेक जो है उस मंसूबे में अपनी पूरी मुद्दत में अमेरिका से $1 अरब की मशीनरी और खिदमात की बरामदात होंगी, जबकि पाकिस्तान में $75 अरब से ज़ायद मुनाफा और हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी। आपकी क्या राय है सर, वाकई ऐसा है? देखें, जो रिकॉर्डिक साइट है, जो उसका टोटल माइनिंग एरिया, उसको हमने 2 साइकिल में डिवाइड किया है। जो साइकिल 1 जो टेंटेटिव स्टार्ट होना था 2028 से 2035 तक, और 2035 से अगले 37 साल तक, इसका जो सर फ्री कैश फ्लो था वो तकरीबन $74 बिलियन था, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होना था $6 to 7 बिलियन, जो कि माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड थे। इसके लिए एक्सिम बैंक ने $1.2 बिलियन की अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को देगा। अब आपको बताता चलूं कि इमरान साहब, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है टाइम पे, तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है कॉपर का, क्योंकि अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बेल्ट है, चागी मैग्नेटिक बेल्ट। लेकिन
पॉलिसी, सिक्योरिटी, माइनिंग, जब तक इन्वेस्टर नहीं आए, कोई भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में तब तक नहीं है कि जब तक हमारे पास सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी किसी भी मिनरल रिसोर्स की, वो कॉपर हो, गोल्ड हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो, क्रिटिकल एलिमेंट्स हो। बेरी गोल्ड ने इस एरिया में तकरीबन 15 साल और उससे पहले BHP ने, टैथियन कॉपर कंपनी ने काम करते हुए ये रिसोर्स बनाया। ये 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा भी हो सकता है। और आपको एक और चीज बताता चलूं सर, कि जब इसकी फिजिबिलिटी बनी थी उस वक्त जो गोल्ड की प्राइस थी वो तकरीबन 1200 से लेकर 1300 डॉलर पर आउंस थी। इस वक्त गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 4500 डॉलर पर आउंस है। बिल्कुल, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है, पॉलिसीज की, सिक्योरिटी वर्क करने की, ताकि इससे उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हनान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।